Hello guys, welcome back. Today we are going to discuss about the monthly magazine of विजन IAS। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर विजन IAS का जो मंथली मैगजीन है उसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि ये है आपका वह मई महीने का 2023 मीन्स अभी जो मई महीना गया है उसका जो है 2023 का जो है यह मंथली मैगजीन। तो जैसा कि हमको पता है कि जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है अपना यूपीएससी, इसमें जो है करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल होता है और लगभग जो है 60% जो सिलेबस कवर किया जाता है वो स्टैटिक प्लस जो करंट अफेयर रिलेटेड रहता है वह आपका जो है इससे कवर होता है। तो इसमें हमारे जो सभी सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि सिक्योरिटी हो गए, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गए, उसके बाद इन्वायरमेंट हो गए, उसके बाद आईआर आपका इंटरनेशनल रिलेशन एंड जियोग्राफी एंड आपका जो है इकोनॉमी और आपका जो है गवर्नमेंट स्कीम्स। जैसे कि हमको पता है कि अभी इस साल जो एग्जाम दिए होंगे जो भी दिए होंगे 2023 का जो प्रीलिम्स, उसमें लगभग जो है 12 क्वेश्चन डायरेक्ट जो है वो गवर्नमेंट स्कीम से ही पूछा गया था। इसलिए जो है ये सेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है अपने लिए। और जो इथिक्स जैसा कि हमको पता है कि यह जो सिलेबस में मेंशन है यह मेंस का बेसिकली पार्ट है, लेकिन यह प्रीलिम्स में भी बहुत हेल्प करता है। और जो मेन सेक्शन जो सबसे ज़्यादा माना जाता है इम्पोर्टेंट वो आपका पॉलिटी, इसको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और इम्पोर्टेंट जो है वो भी आर्ट एंड कल्चर भी है। तो सभी सेगमेंट को हम एक एक करके जो है पूरे वीडियो में जो है अच्छे से मंथली मैगजीन को कवर करेंगे। तो इस प्रकार से हम सीरीज के माध्यम से पूरा मंथली मैगजीन जो है वो 12 महीने का मंथली मैगजीन भी कवर करेंगे और 365 जो आता है लास्ट में उसको भी कवर करेंगे, ताकि जो है अपने अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जो है सबसे पहले जो सेगमेंट दिया गया है वो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में जो आपका दिया गया है वो जो भी अभी करंट इशूज चल रहे थे उनके बारे में दिया गया है। जैसे कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यहाँ पे इंडेक्स जो है इंडेक्स के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करना चाहेंगे। जो है सबसे पहले ये है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जो उसमें जो है अमेंडमेंट किए गए थे कुछ आर्डिनेंस जो है। जैसे कि हमको पता है कि आर्डिनेंस क्या होता है कि जैसे कि हमको पता है कि जो सेंटर में क्या होता है उसमें पार्लियामेंट होता है, लेकिन जो स्टेट में होता है उसमें लेजिस्लेचर होता है। तो इसमें जो होता है पार्लियामेंट जैसे कि है तो इसमें 3 सेशंस होते हैं। 3 सेशंस इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, BMW मतलब क्या हुआ, बजट, उसके बाद मानसून एंड विंटर, ऐसे करके ये सेशंस होते हैं। लेकिन जब सेशंस जब वर्किंग नहीं होते हैं तो उतने समय जो है क्या होता है कि ऑर्डिनेंस इशू किया जाता है। तो उसी को जो है उसी के बारे में यहाँ पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आपका यही है। उसके बाद जो है सेकंड जो टॉपिक है वो मॉडल प्रिजन्स एक्ट 2023। तो मॉडल प्रिजन्स एक्ट 2023 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार जो 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था वो भी सेम इसी के सिमिलर बेसिस पर पूछा गया था, जो कि पुलिस एक्ट से पूछा गया था। प्रीलिम्स में भी पूछा गया था, जो कि काफी हार्ड पेपर था, टफेस्ट पेपर माना जा रहा है। उसमें जो है पुलिस से ही रिफॉर्म से ही जो है क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसलिए यह चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद न्यूज इन शॉर्ट्स, कुछ शॉर्ट्स में जो न्यूज आए हैं उनके बारे में भी देखेंगे, और विप हो गए, आर्टिकल्स हो गए। तो चलिए इन सब के बारे में हम जो है वीडियो में देखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहला चैप्टर जो है पॉलिटी एंड गवर्नेंस है। तो जैसा कि हमने अभी बताया है कि जो ये फर्स्ट चैप्टर है आपका, यह है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2023। तो जैसा कि हमने अभी ऊपर ही बताया है कि यह इसमें क्या होता है कि ऑर्डिनेंस में जब जो है पार्लियामेंट सेशन में नहीं रहेगा, अगर सेंटर में है तो पार्लियामेंट अगर सेशन में नहीं है, और अगर आपका जो है स्टेट में है उसमें अगर लेजिस्लेचर जो है वो सेशन में नहीं है। तो जैसा कि हमने एक ट्रिक भी बताया कि BMW, इसमें जो 3 सेशंस होते हैं, बजट, मानसून एंड विंटर, 3 सेशंस होते हैं। लेकिन अगर ये सेशंस में नहीं है तो जो है अगर सेंटर में है तो उसमें जो है प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, और अगर जो है स्टेट में है तो ये गवर्नर जो है वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे न्यूज में क्यों है ये,
अगर न्यूज में क्यों है इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। तो जैसा कि हमको पता है कि जो दिल्ली आपका है, दिल्ली वो है आपका कैपिटल। तो कैपिटल है, यहाँ पर क्या है कि एक एलजी होते हैं। एलजी मीन्स लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर, सबसे पहले हम जानते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर में क्या डिफरेंस होता है। तो जितने भी स्टेट होते हैं, स्टेट, तो स्टेट में क्या होते हैं कि उनको वहां पर जो होते हैं उनको गवर्नर बोला जाता है, उनको गवर्नर बोला जाता है। लेकिन वही जब बात आती है यूटी में, तो यूटी में जो गवर्नर होते हैं उनको जो है एलजी मीन्स लेफ्टिनेंट गवर्नर बोला जाता है। तो तो यहाँ पर हमको जानना चाहिए कि मुद्दा क्या है। तो क्या होता है कि मान लीजिए अगर क्या हुआ कि ये आपका दिल्ली है, तो दिल्ली में जब ऑर्डिनेंस इशू करना है, तो मान लीजिए कोई भी जो है कोई भी वर्क है, ठीक, तो सीएम को लग रहा है, मीन्स चीफ मिनिस्टर जी को लग रहा है कि हमको जो है कोई भी एक्ट पास कराना है, और देख रहे हैं कि उतने समय जो है वो पार्लियामेंट नहीं, लेजिस्लेचर जो है उतने समय सेशन में नहीं है। तो लेजिस्लेचर अगर सेशन में नहीं है तो वो डायरेक्ट जो है वो एलजी से क्या कर सकते हैं कि ऑर्डिनेंस इशू करा सकते हैं। तो लेकिन बात होती क्या है कि जो कॉन्फ्लिक्ट क्या होती है उसके बारे में समझेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होती है कि जो ये एलजी होते हैं आपके, एलजी वो जो है सेंटर द्वारा अपॉइंट किए गए रहते हैं, और जो सीएम है, सीएम वो आपका क्या है कि वो जो है स्टेट द्वारा जो है वो अपॉइंट किए गए रहते हैं, और ये लोगों के द्वारा जो है अपॉइंट किए गए रहते हैं। इसीलिए जो है इनके बीच में टर्सल्स चलते रहते हैं। तो देखते हैं कि जो बिल पारित किया गया है वो बिल क्या कहता है। तो देखिए यहाँ पर मुद्दा क्या है, वाई इन न्यूज। तो एक्चुअली हुआ क्या है कि जीएनसीटीडी मीन्स क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यह एक एक्ट था जो कि 1991 में जो है बनाया गया था। तो इसमें क्या हुआ कि कुछ अमेंडमेंट करने की बातें कर रही गई थी, उसीलिए जो है एक ऑर्डिनेंस इशू किया गया था। उसी के बारे में जो न्यूज है वो पूरा न्यूज इसी पे डिपेंड है। तो देखते हैं, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो है 2023 में कुछ वर्डिक जो आया उसके बारे में भी देखते हैं कि वाइल कोटिंग आर्टिकल 2039 ए मीन्स जो 2039 ए है, वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ द एनसीटीडी मीन्स नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली हैज लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर ओवर सर्विसेज अंडर एंट्री 41 लिस्ट सेकेंड ऑफ द 7th शेड्यूल। तो यहाँ पर जो है ये पूरा लाइन कह क्या रहा है कि जैसे कि क्या है कि जो 7th शेड्यूल है आपका, 7th शेड्यूल आपका क्या कहता है कि यह 3 पार्ट में डिवाइड है। जैसे कि आपका क्या है कॉन्करेंट लिस्ट हो गया, उसके बाद सेंटर लिस्ट, एंड एक क्या होता है स्टेट लिस्ट। तो क्या होता है कि जो सेंट्रल लिस्ट है, उसमें क्या होता है कि जो है सेंटर को उसमें कुछ भी बदलाव कर सकते हैं, उसमें एक्ट बनाना है तो वो सेंटर करती है। लेकिन जो स्टेट के मैटर होते हैं वो स्टेट लिस्ट में जो है आते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, और जो कॉन्करेंट होती है उसमें बोथ बनाते हैं। तो इसमें क्या है कि 2039 ए जो है उसमें कहा गया कि जो सर्विसेज सेक्टर है अंडर एंट्री 41 वो लिस्ट सेकंड जो है वो लिस्ट सेकंड में आती है। लिस्ट सेकंड मीन्स क्या हो गया कि स्टेट लिस्ट में आती है। एलजी इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ एनसीटीडी इन रिलेशन टू द मैटर्स विद इन द लेजिस्लेटिव स्कोप ऑफ द एनसीटीडी। तो जैसे कि अभी हमने बताया कि यह जो पूरा मुद्दा है यह 7th शेड्यूल के जो है ये बात किया जा रहा है। 7th शेड्यूल मीन्स क्या हो गया कि इसमें जो है सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो इसमें जो है ये जो ऑर्डिनेंस बनाया गया था, ऑर्डिनेंस को देखते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि ये सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था उसको क्या हो गया कि नलिफाइज कर दिया गया एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से। तो उसको नलिफाई क्यों कर दिया गया? क्योंकि द डिफेक्ट ऑफ द रिसेंट सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दैट गिव द दिल्ली गवर्नमेंट पावर्स ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था उसमें क्या था कि दैट गिव द दिल्ली गवर्नमेंट पावर्स ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। लेकिन ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है वो क्या है आपका, वो स्टेट लिस्ट का जो है सब्जेक्ट है। जिसमें जैसे कि स्टेट लिस्ट में क्या है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है वह एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वो क्या है स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट हो गया। जैसे कि एक्सक्लूडिंग पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। जैसे कि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस एंड लैंड जो होता है यह स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होते हैं
वह क्या हो गया आपका, वह सेंट्रल लिस्ट का हो गया। जैसा कि हमको पता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जैसे कि पब्लिक ऑर्डर और पुलिस एंड लैंड भी आता है, लेकिन ये स्टेट लिस्ट में आ गया। लेकिन वही हमको पता है कि जो यूपीएससी जैसे कि कंडक्ट कराता है, इसके माध्यम से जो है ब्यूरोक्रेट बनते हैं हम आप लोग, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, तो ये सब क्या है, ये जो है यूनियन लेवल के जो है सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि ये सेंट्रल लेवल के हैं। तो देखते हैं कि की हाइलाइट्स ऑफ द ऑर्डिनेंस, जो ऑर्डिनेंस है इसके की हाइलाइट्स के बारे में कुछ देखते हैं। की हाइलाइट ऑफ द ऑर्डिनेंस को देखते हैं, तो उसके पहले हमको पता होना चाहिए कि जो आपका क्या है कि जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर सबसे पहले हम जानते हैं कि लेजिस्लेचर जो है वो कितने यूटी में है। तो जैसा कि पता है कि इंडिया में इतने समय क्या है कि 28 स्टेट है एंड आपका 8 यूटी है, लेकिन 8 यूटी में से जो है वो 3 यूटी के पास ही जो है वो लेजिस्लेचर है। जैसे कि आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया, उसके बाद दिल्ली हो गया और आपका पुडुचेरी, तो यही 3 जो है यूटी के पास आपका लेजिस्लेचर है। तो देखते हैं यहाँ पर आर्टिकल 239 AA, तो इसको हम सबसे पहले समझते हैं कि लेकिन यह जानने से पहले हमको पता होना चाहिए कि जो आर्टिकल 239 है AA, वह इंसर्ट किया गया था बाई 69th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991, मीन्स 1991 में इसको जो है इंसर्टेड किया गया था। और यह जो है कन्फर्ड स्पेशल स्टेटस ऑन दिल्ली, जो दिल्ली को जो है स्पेशल स्टेटस देता है। और ये जो है किसके रिकमेंडेशन पे किया गया था, रिकमेंडेशन ऑफ यस बालकृष्ण कमेटी, जो है यस बालकृष्ण कमेटी एक बनाई गई थी, उनके रिकमेंडेशन पर जो है इसको इंसर्ट किया गया था। और इसका प्रोविजन क्या है देखते हैं, इट प्रोवाइड्स दैट एनसीटी मींस नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली will have an administrator and legislative assembly, जो है इसमें क्या है एडमिनिस्ट्रेटर एंड लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करता है। उसके बाद क्या है कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसके पास पावर होता है टू मेक लॉज विद ला बनाने का जो है पावर होता है विथ रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ मैटर्स इन स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट एक्सेप्ट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड। जो है क्या है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको जो है पावर देता है यह आर्टिकल 239 ए कि जो है ये जो है लॉ बना सकती है, जो है स्टेट लिस्ट में जो भी मैटर्स आते हैं और जो भी कंकरेंट लिस्ट में मैटर आती हैं, एक्सेप्ट मतलब विदाउट जो है पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड। लेकिन क्या है कि इसमें कुछ प्रोविजंस है, जैसे कि अगर कोई भी केस में क्या है डिफरेंसेस आते हैं ओपिनियन को लेकर, जैसे कि एलजी और मिनिस्टर, तो जैसे कि हमने ऊपर भी बताया कि एलजी जो होते हैं वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो क्या होता है पब्लिक द्वारा जो है अपॉइंट किए जाते हैं, तो मीन्स इलेक्ट किए जाते हैं। इसकी वजह से जो है इनमें कुछ डिफरेंसेस आते रहते हैं ओपिनियन में। तो अगर कोई ओपिनियन आता है किसी भी केस को लेकर तो उनको जो है मैटर भेजना पड़ेगा किनको, प्रेसिडेंट के पास टू रिजॉल्व दैट। उसके बाद जो है इसमें की हाइलाइट्स के बारे में देखते हैं कि क्या है, जैसे कि पावर्स टू लेजिस्लेट ओवर सर्विसेज, जो लेजिस्लेचर है उसको कुछ पावर्स जो है लेजिस्लेट करने के लिए सर्विसेज का। ऑर्डिनेंस स्पेसिफाइज दैट the Delhi Legislative Assembly will not have the power to legislate on the subject of services। जैसे कि जो दिल्ली का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको जो है पावर नहीं है टू लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट सर्विसेज। सर्विसेज जो है होते हैं उनको जो है ये जो है लेजिस्लेट नहीं कर सकते हैं, विच कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट, क्योंकि यह स्टेट लिस्ट के जो है सब्जेक्ट है। सर्विसेज इंक्लूड मैटर्स रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट एंड विजिलेंस। तो जैसा कि जो लेजिस्लेचर वो उनके पास जो है पावर नहीं है कि वो जो सर्विसेज का पावर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह जो है स्टेट लिस्ट का मैटर है और स्टेट लिस्ट के मैटर में आते हैं ये सब, जैसे कि वो ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉयज, वो किसी भी एम्प्लॉय का ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, और जो है दिल्ली गवर्नमेंट एंड विजिलेंस इन सब का जो है ये ट्रांसफर वगैरह नहीं कर सकते हैं। उसके बाद नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, इसके बारे में देखते हैं कि इसमें इसके बारे में क्या बात किया गया है।
तो जैसा कि हमने देखा कि जो स्टेट लिस्ट के मैटर आते हैं वो लेजिस्लेचर के पास उनके पास पावर नहीं होती है, तो उसी को रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है, जैसे कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी। तो एक अथॉरिटी बनाई गई है जो कि क्या करती है, वो रिकमेंडेशन देती है एलजी को रिगार्डिंग ट्रांसफर, पोस्टिंग, विजिलेंस एंड अदर इंसिडेंटल मैटर्स, जो है वो उनको रिकमेंड करती है। उसके बाद जो है NCCSA मीन्स नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी विल कंसिस्ट ऑफ, जो है ये बने होते हैं किनके चीफ मिनिस्टर के बने रहेंगे। चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली जो है इनके मेंबर होते हैं। वो शैल बी द चेयरपर्सन ऑफ द अथॉरिटी, और जो है सीएम जो होते हैं वो चेयरपर्सन होते हैं। और चीफ सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ होम डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट के जो है यानी कि HD होम डिपार्टमेंट के क्या होते हैं, उनके चीफ सेक्रेटरी रहेंगे और प्रिंसिपल सेक्रेटरी। और जो है NCCA मीन्स नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, इनके चेयरमैन कौन होंगे, वो सीएम होंगे, सीएम। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि NCCSA मीन्स नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी जो है दिल्ली का, उसके जो है चेयरमैन कौन होते हैं, तो चेयरमैन कौन होंगे, वो सीएम होंगे। तो स्टेटमेंट करके दे देता है, तो कभी कभी एलजी दे देगा, तो एलजी दे देगा तो रॉन्ग होगा, तो ये हमको पता होना चाहिए। उसके बाद जो है कुछ बातें देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जो अभी हमने देखा कि एक अथॉरिटी बनाई गई रहती है क्या करने के लिए, जो है रिकमेंड करने के लिए एलजी के। तो ये जो रिकमेंड करने के लिए अथॉरिटी बनाई गई रहती है, तो उनमें जो है क्या होता है कि अगर कोई जो है ओपिनियन में डिफरेंसेस होती हैं, तो उसको रिजॉल्व कैसे किया जाएगा कि शैल बी डिसाइडेड बाय मेजॉरिटी ऑफ वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, मींस वोटिंग किया जाएगा और जिसमें जो है मेजॉरिटी रहेंगी उन्हीं को जो है रेटिफाई किया जाएगा, और अदरवाइज इसको जो है नलीफाई कर दिया जाएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट बोथ द प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड चीफ सेक्रेटरी, और जो है सेंट्रल प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो होंगे और चीफ सेक्रेटरी जो होंगे उनको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करेंगी। उसके बाद पावर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो एलजी होते हैं उनके जो है पावर के बारे में देखते हैं। एलजी विल एक्ट इन हिज सोल डिस्क्रेशन, इट एक्सपेंड्स द डिस्क्रेशनरी रोल ऑफ द एलजी। डिस्क्रेशनरी रोल मीन्स वो इसको समझते हैं जैसे कि देखिए पावर ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो जो एलजी होते हैं उनके पास भी पावर होता है क्या, डिस्क्रेशनरी राइट। डिस्क्रेशनरी मीन्स क्या होता है, विवेकाधीन, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं डिस्क्रेशनरी रोल मीन्स डिस्क्रेशनरी पावर। तो जब हम पावर देखेंगे प्रेसिडेंट और गवर्नर का, तो उसमें भी हम यह पढ़ेंगे कि डिस्क्रेशनरी पावर जो होता है वो प्रेसिडेंट के भी पास होते हैं और गवर्नर के भी पास होते हैं। तो इसका मीनिंग ये होता है कि क्या होता है कि जो पावर विवेकाधीन मीन्स इनको जो उचित लगता है वो उतने समय पर वो करते हैं, या फिर अगर नहीं कुछ समझ में आता है तो ये क्या होता है कि ट्रांसफर कर देते हैं वो प्रेसिडेंट के पास। तो इसके बारे में ये बता रहे हैं, रिटर्न टू या फिर रिकंसिडरेशन के लिए भी इसको रिटर्न कर सकते हैं। विल बी फाइनल इन द केस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन बिटवीन हिम एंड द अथॉरिटी, मीन्स अगर जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है तो एलजी का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। उसके बाद जो है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है, इसके बारे में जो है डीपली समझते हैं। यहाँ पे देखते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट और गवर्नर का, और जो है यहाँ पर कुछ देख सकते हैं यहाँ पर क्या कि कुछ जो है प्रोनाउंसमेंट्स रिलेटेड टू ऑर्डिनेंस, कुछ ऑर्डिनेंस से रिलेटेड क्या है कि जो केसेस हुए थे उनके बारे में दिया गया है। तो ये मेंस में आपको लिखने के लिए जो है इजी होगा। इसका एग्जांपल दे सकते हैं, एग्जांपल पुट कर सकते हैं, जैसे कि RC कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970 का केस था। उसमें जो है अपेक्स कोर्ट हेल्ड दैट द प्रेसिडेंट डिसीजन कुड बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड्स दैट इमीडिएट एक्शन वाज नॉट रिक्वायर्ड। मींस इसको जो है आप एग्जांपल के रूप में पुट कर सकते हैं, और इसको भी जो है एग्जांपल के रूप में पुट कर सकते हैं। जो है 3 एग्जांपल दिए गए हैं, तो इसको जो है आप देख लीजिएगा, क्योंकि जो है ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और यह मेंस में आप जो है एग्जांपल के रूप में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, और यह हर बार जो है क्वेश्चन में पूछा ही जाता है, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या फिर इंटरव्यू हो, और जो है हर बार न्यूज में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ऑर्डिनेंस है वो ऑर्डिनेंस होता क्या है। तो ऑर्डिनेंस को हमने जो है लेक्चर के स्टार्टिंग में भी बताया है और फिर बता रहे हैं कि डिफाइंड एज द लॉ प्रोमलगेटेड बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेचर। तो जैसा कि हमने बताया स्टार्टिंग में ही कि सेंटर में क्या होता है कि एक पार्लियामेंट होता है,
इसको सब लोग जानते होंगे। और स्टेट में क्या होता है कि लेजिस्लेचर होता है। लेकिन मान लीजिए कि इसमें क्या होता है कि सेशंस होते हैं, सेशंस और 3 सेशंस होते हैं, BMW इसका एक ट्रिक हमने बनाया है, उसको आप जो है रट सकते हैं, जो है बजट, मानसून एंड विंटर, इसके 3 सेशंस होते हैं। तो बीच में कुछ गैप्स होते हैं, और गैप्स के समय पर अगर कोई एक्ट जो है बनाना है तो उसको क्या है कि सेशंस तो उतने समय रहते नहीं है, तो यानी कि ना ही पार्लियामेंट है और ना ही लेजिस्लेचर है, तो उस बीच जो भी बनाया जाता है उसको जो है ऑर्डिनेंस बोला जाता है। तो क्या करेंगे कि अगर जो है ये किसी स्टेट में बनाना है तो सीएम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है जाके गवर्नर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर से क्या है कि उस पर जो है साइन करा लेंगे और वो ऑर्डिनेंस बन जाएगा। लेकिन जो है अब इसको आपको पता होना चाहिए कि यह कितने दिन तक होता है। तो अगर सेशन जो है लेजिस्लेचर जो है मेंबर्स नहीं है तो ये 6 वीक तक जो है ये जो है लागू रहेगा। लेकिन उसके बाद जो है अगर इसको रेटिफाई कर दिया जाता है लेजिस्लेचर के द्वारा तो यह कंटिन्यू हो जाएगा, अदरवाइज इट विल एबॉलिश, और अदरवाइज यह क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और यही सेंटर में जो होता है वो क्या होता है कि 6 मंथ के लिए होता है, सेंटर में 6 मंथ के लिए होगा और स्टेट में 6 वीक के लिए होगा। ये जो दोनों में डिफरेंसेस होते हैं, इसको भी आप जो है याद करिएगा। उसके बाद जो है इसको देखते हैं, दूसरा पॉइंट जो है उसको देखते हैं। और एक जो है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मुझको लगता है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था। तो एक एक्ट आया था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इसी में सबसे पहले जो है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद जो है फर्दर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में भी आया था, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी आया था। तो अगर आपसे कोई भी पूछता है कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है वो सबसे पहले इंडिया में कब आया था, तो आप क्या बताएंगे, 1861। तो इसको जो है पूरा एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। 1861 के जो है काउंसिल एक्ट में सबसे पहले ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आया था। उसके बाद ऑर्डिनेंस इज लिस्टेड अंडर आर्टिकल 123, पावर ऑफ प्रेसिडेंट। जो है प्रेसिडेंट के केस में क्या है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर उनका क्या है, आर्टिकल 123, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। जैसे कि हमने बताया कि जो अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो वो आर्टिकल 123 के तहत जो है ऑर्डिनेंस बना सकते हैं। एंड आर्टिकल 213, पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ लेजिस्लेचर। और जो आर्टिकल 213 है वो क्या करता है कि वो गवर्नर को पावर देता है कि ऑर्डिनेंस बनाने के लिए अगर जो है लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है। और वही इन केस ऑफ प्रेसिडेंट क्या होता है कि 123। तो इसको जो है आप याद कर सकते हैं कि 123 प्रेसिडेंट एंड 213 क्या है कि आपका वो गवर्नर का पावर है। उसके बाद जो है थर्ड पॉइंट इसका देखते हैं, दीज प्रोमulgated ऑर्डिनेंसेस हैव द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ द लेजिस्लेटर बट दीज एक्ट्स आर लाइक इन टेम्परेरी नेचर। तो जैसा कि हमने बताया कि यह टेम्परेरी नेचर का क्यों होता है, क्योंकि अगर यह लेजिस्लेचर के जो है स्टेट में कोई भी अगर ऑर्डिनेंस बनाया जाता है लेजिस्लेचर में तो क्या होता है कि यह आपका 6 वीक तक चलेगा। और उसके बाद क्या होता है कि अगर यह रेटिफाई कर दिया जाता है लेजिस्लेचर द्वारा तो एक्ट बन जाएगा, अदरवाइज इट विल एबॉलिश। तो इसीलिए जो है टेम्परेरी नेचर का बताया जा रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट इसका जो है, ऑर्डिनेंस इज वैलिड फॉर 6 वीक्स फ्रॉम द डेट व्हेन द नेक्स्ट सेशन स्टार्ट्स। मीन्स जब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होता है उसके जो है 6 वीक्स जो है फ्रॉम द डेट व्हेन द नेक्स्ट सेशन स्टार्ट, उसके 6 वीक तक ही जो है ये रहता है। इफ द टू हाउसेस स्टार्ट देयर सेशन, if the two houses start their sessions on different dates, the later of the dates will be considered। मीन्स अगर जो है दोनों सेशंस के बीच में जो है अगर डेट का डिफरेंस होता है स्टार्ट होने में तो जो है उसको कंसीडर किया जाएगा वो, और वो 6 वीक ही रहेगा। लेकिन वो जो है डेट का कोई इशू नहीं है उसमें। अगर डेट मान लीजिए लेजिस्लेचर आपका असेंबली जो है कभी और होता है और काउंसिल कभी और होता है तो जो है एक डेट मानकर उसको 6 वीक जो है फिक्स किया जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट इसे कहता है, द ऑर्डिनेंस में लैप्स अर्लियर इफ द प्रेसिडेंट गवर्नर विथड्रॉज इट और इफ बोथ हाउसेस
पास रिजोल्यूशन डिसअप्रूविंग इट। मीन्स जो है ये 6 वीक कोई कंपलसरी नहीं है कि 6 वीक तक ही चलेगा, इसके पहले भी इसको जो है एबॉलिश किया जा सकता है। अगर जो है गवर्नर इशू किए हैं तो गवर्नर को अगर लगता है तो वो भी जो है इसको जो है एबॉलिश कर सकते हैं, और अगर जो है प्रेसिडेंट को लगता है तो प्रेसिडेंट भी इसको जो है एबॉलिश कर सकते हैं बिफोर इट्स टाइम पीरियड। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ऑर्डिनेंसेस में ओनली बी इशूड ऑन मैटर्स ऑन विच पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज एंड आर सब्जेक्ट टू द सेम लिमिटेशन एज पार्लियामेंट लेजिस्लेचर टू मेक लॉज। मीन्स जो उनके अधिकार में आते हैं उन्हीं के ऊपर वो जो है ऑर्डिनेंसेस बना सकते हैं। और जो इसमें कुछ इशूज दिए गए हैं, वो इशू क्या आते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग में, उसको समझते हैं। जैसे कि ओवर यूज जो होता है पावर का, उसको ओवर यूज भी माना जा सकता है। जैसे कि फार्मुलेट लॉज इन इमरजेंसी सिचुएशन और व्हेन द लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन हाउएवर इट हैज बीन ओवर यूज्ड। मींस अगर सेशन में नहीं है, मान लीजिए लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है, तो उस पर ऑर्डिनेंस बनाया जा रहा है, तो इसको जो है एक तरह से ओवर यूज भी माना जा सकता है। और सेपरेशन ऑफ पावर जो है पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव टू मेक लॉज गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। मीन्स जो है ये सेपरेशन ऑफ पावर की जो बात किया जाता है उसका भी वायलेशन एक तरह से होता है ऑर्डिनेंस, वो उसके बारे में बता रहे हैं कैसे होता है। जैसे कि सेपरेशन ऑफ पावर मतलब बोला गया है कि जैसे कि लेजिस्लेचर है या फिर आपका जो है क्या है पार्लियामेंट है, तो इसमें क्या होगा कि लोकसभा योग भी होंगी और इसमें क्या होगा आपका राज्यसभा भी होगा। लेकिन ये जब ऑर्डिनेंस बनाया जाता है तो उसमें जो है डायरेक्ट जो है प्रेसिडेंट बना देते हैं, तो ये इन दोनों के जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसका क्या करता है, वायलेशन करता है। ये जो है आपका ये भी इशू हो गया। उसके बाद एक इशू है लैक ऑफ क्लैरिटी व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इमरजेंसी सिचुएशन नेसेसिटी एज ए ग्राउंड टू पास द ऑर्डिनेंस। मीन्स जो थर्ड वाला आपका कह रहा है कि लैक ऑफ क्लैरिटी, मीन्स जो इमरजेंसी सिचुएशन है उसके जो है क्लैरिटी कोई नहीं होता है कि जो है किस ग्राउंड पर जो है ये ऑर्डिनेंस पास किया गया है। जो ऑर्डिनेंस पास किया गया है वो इमरजेंसी के किस ग्राउंड पर जो है पास किया गया था, वो भी कोई जो है। और अकाउंटेबिलिटी मीन्स इसका उत्तरदायित्व तो कोई नहीं होता है। जैसे कि लॉज मेड बाय ऑर्डिनेंसेस बाय पास द लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी मीन्स होता है आपका जांच एंड दस हैम्पर्स द बेसिक फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। मीन्स क्या होता है कि इसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता है, और जो क्या करता है बेसिक फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट को क्या करता है कि यह जो है हैम्पर्स करता है। हैम्पर्स में क्या करता है कि ये डिस्ट्रॉय करता है। उसके बाद सेंटर स्टेट रिलेशन जो है, सेंटर स्टेट रिलेशन के भी साथ जो है इसमें इशू आते हैं। जैसे कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर हैज ऑफन एक्टेड एज ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। मींस सेंटर और स्टेट के बीच का जो है ये बोन की तरह जो है काम करता है। और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है हैज ऑफन एक्टेड एज ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द सेंटर एंड ए स्टेट। मीन्स ये जो है एक बोन की तरह काम करता है। मीन्स जो जिसमें क्या होता है कि ना ही आपका लेजिस्लेटिव असेंबली उतने समय है नहीं, तो क्या होता है कि लोगों का ओपिनियन नहीं मिल पाता है, जिसके बारे में यह क्या होता है, यह भी एक इशू है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि गवर्नर जो होते हैं, गवर्नर ऑफ ए स्टेट कैन नॉट मेक एन ऑर्डिनेंस विदाउट द रेफरेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। जो है कुछ मैटर्स होते हैं उनमें जो है गवर्नर जो होते हैं वो डायरेक्ट जो है ऑर्डिनेंस इशू नहीं कर सकते हैं। उनको देखते हैं किन मैटर्स में जो है डायरेक्ट ऑर्डिनेंस इशू नहीं कर सकते हैं। जैसे कि बिल्स दैट हैव सिमिलर प्रोविजंस रिक्वायर द प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट टू इंट्रोड्यूस द बिल इन असेंबली। मीन्स कुछ अगर मैटर ऐसा है जिसको जो है प्रायर जो कंपलसरी है प्रेसिडेंट से अप्रूव कराना, उनके जो कि एक नेसेसरी है कि बिल पारित किया जाए असेंबली में, उसके बाद जो है एक्ट बनाया जाए, उनको जो है ये डायरेक्ट जो है गवर्नर जो है ऑर्डिनेंस नहीं बना सकते हैं। और इफ गवर्नर वुड हैव डीम्ड इट नेसेसरी टू रिजर्व ए बिल कंटेनिंग सिमिलर प्रोविजंस आर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। मीन्स और जैसे कि मान लीजिए सीएम कोई भी जो है बिल लेकर आते हैं, उसके बाद कहते हैं कि मान लीजिए ऑर्डिनेंस बनाने के लिए गवर्नर को, लेकिन गवर्नर को लगता है कि नहीं ये जो है ये प्रेसिडेंट से मुझको एडवाइस लेना चाहिए, तो उनमें भी डायरेक्ट जो है ये ऑर्डिनेंस नहीं बना सकते हैं। और थर्ड वाला पॉइंट आपको कहता है कि इफ एन एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कंटेनिंग सेम प्रोविजंस
would have been invalid without receiving precedents assents। मीन्स ये कह रहा है कि अगर कोई मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेचर का जो है सेम प्रोविजन है, मान लीजिए सेम प्रोविजन लाया जा रहा है इन द सेंस कि कोई भी बिल पारित किया गया था, लेकिन उसको जो है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए डाला गया था, लेकिन जो है उसी को फिर से जो है आप गवर्नर से जो है ऑर्डिनेंस बनाने के लिए बोल रहे हैं, तो उनको जो है गवर्नर डायरेक्ट जो है इसको ऑर्डिनेंस नहीं बना सकते, क्योंकि यह जो है पहले जो है सिमिलर प्रोविजन में यह पहले जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद इसका कुछ कंक्लूजन है, कंक्लूजन जो है मेंस का पार्ट है, इसको आप देख सकते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि वही कंक्लूजन में लिखेंगे कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर 123 के तहत जो होता है वो प्रेसिडेंट का होगा, 213 के तहत जो होता है वो गवर्नर का होता है। इमरजेंसी सिचुएशन नेसेसिटी वो भी डिफाइंड है। उसके बाद प्रिवेंट मिसयूज जो इसका कुछ है, और कंक्लूजन जो लिखते हैं कंक्लूजन कुछ पॉजिटिव भी होना चाहिए और इसको मैं बैलेंस बना के लिखना चाहिए, उसी के बारे में जो है ये दिया गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक आप देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम मॉडल प्रिजन्स एक्ट 2023। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आपका जो है 2023 के ही प्रीलिम्स में आपका क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन पूछा था कि जो है क्वेश्चन पूछा था कि वो आया था पुलिस रिफॉर्म पे आया था, तो पुलिस रिफॉर्म पर आया था, तो जो है यह आपका आ सकता है प्रिजन्स एक्ट जो है बनाया गया है उस पर भी आ सकता है। तो जैसे कि इसमें हुआ क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है MHA है वो एक जो है प्रिपेयर किए हैं, क्या मॉडल प्रिपेयर किए हैं प्रिजन एक्ट का 2023, जो क्या होगा कि रिप्लेस किया जाएगा जो प्रिजन्स एक्ट इसके पहले एग्जिस्ट करता था 1894 एक्ट। प्रिजन्स एक्ट ऑफ 1894 को क्या होगा ये रिप्लेस करेगा। और ये इसको पढ़ने से पहले जो है हमको एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर दिया गया है जो पॉइंट, इसको हमको पता होना चाहिए क्योंकि कई बार स्टेटमेंट करके पूछ लेता है। तो जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 जिसके बारे में सभी लोग जानते होंगे कि इसमें जो है क्या है कि प्रोहिबिट किया जाता है, किसको प्रोहिबिट किया जाता है, इसमें क्या लिखा है उसको हम बता रहे हैं कि अगर कोई भी पर्सन है वो प्रिजन मीन्स अगर वह जेल में है, ठीक, तो उसको राइट टू वोट नहीं है, ये कहाँ लिखा गया है जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951, इसमें लिखा गया है कि अगर कोई प्रिजनर है और प्रिजन में है तो उसको राइट टू वोट नहीं है, और अगर वह अंडर ट्रायल है, अंडर ट्रायल मीन्स क्या है कि उसके ऊपर इंजाम लगाया गया है और जो है क्या हो रहा है कि केसेस चल रहे हैं, तो वह भी क्या करता है कि राइट टू वोट उसका नहीं है। ये कहाँ लिखा गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 में लिखा गया है, इसके बारे में यह बता रहे हैं। उसके बाद देखते हैं कि प्रिजन्स एक्ट तो 1894 था वह क्या था, उसको पहले देखते हैं क्योंकि अभी जो बनाया गया नया उसको जानने से पहले हमको पता होना चाहिए कि पहले क्या था इसके। जैसे कि द फर्स्ट लेजिस्लेशन दैट गवर्न द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजन्स इन इंडिया वाज द प्रिजन्स एक्ट ऑफ 1894। मीन्स अभी जो होता है, जो भी मैनेजमेंट होते हैं प्रिजन्स में, वो जो है गवर्न किए जाते हैं किसके प्रिजन एक्ट 1894 के तहत जो है वो प्रिजन किए जाते हैं। लेकिन द एक्ट हैड इट्स ओरिजिन इन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रिजन डिसिप्लिन कमिटी अपॉइंटेड इन 1836 बाय लॉर्ड मैकाले। मीन्स यहाँ पे देख सकते हैं हम कि जो अपना प्रिजन एक्ट है वो प्रिजन एक्ट जब ब्रिटिश थे तो ब्रिटिश के काल में जो बनाया गया था वही अभी चल रहा है, तो इसीलिए जो है इसको चेंज करने के लिए अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है वो जो है कुछ मॉडल प्रिपेयर किए हैं 2023 में, इसीलिए यह न्यूज में है, तो ये हमको पता होना चाहिए यह कितना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है थर्ड पॉइंट कहता है कि इट डिफाइंड ए प्रिजन एज एनी जेल और प्लेस यूज्ड परमानेंटली और टेम्परेरी फॉर द डिटेंशन ऑफ द प्रिजन्स एक्सक्लूडिंग पुलिस कस्टडी एंड सब्सिडियरी जेल्स। और जो ये थर्ड पॉइंट आपका कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि जो प्रिजन्स एक्ट 1894 है वह डिफाइन करता है प्रिजन को, प्रिजन की परिभाषा वह क्या देता है कि प्रिजन की परिभाषा इसके तहत क्या है कि एज एनी जेल और प्लेस यूज्ड परमानेंटली और टेम्परेरीली फॉर द डिटेंशन ऑफ प्रिजनर्स एक्सक्लूडिंग पुलिस कस्टडी एंड सब्सिडियरी जेल। मीन्स ये प्रिजन का डिफिनेशन यानी कि जेल की डिफिनेशन देता है कि एनी जेल और प्लेस मीन्स एनी प्लेस है यूज परमानेंटली मीन्स परमानेंटली यूज किया जा रहा है क्या डिटेंशन के लिए, प्रिजनर्स के लिए,
वह क्या होगा, प्रिजन होगा। एक्सक्लूडिंग पुलिस कस्टडी, मींस पुलिस कस्टडी को छोड़कर और फिर सब्सिडियरी जेल्स हैं तो उसको छोड़कर। इट आल्सो लेट डाउन प्रोविजंस फॉर द प्रिजनर्स एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ एंड विजिट। और जो है इसमें जो प्रोविजंस है एम्प्लॉयमेंट का, हेल्थ का और विजिट्स का, जैसे कि हमको पता है कि जेल जो होता है उसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट भी कुछ दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए क्या होता है कि आटा मीन्स क्या होता है, फ्लोर जो होता है वो उसको भी वहाँ पर क्या होता है, पीसा जाता है। उसके बाद कुछ पत्थर तोड़वाए जाते हैं, तो ये सब आपका होता है। उसके बाद जो है हेल्थ फैसिलिटी और विजिट्स किया जाता है उसमें, तो ये सब में कुछ एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है क्या हो रहा है कि जो एमएचए को यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है वो क्या करें कि कुछ उसमें कमियां पाए हैं, शॉर्टकमिंग्स इन द एक्ट एंड नोटिस्ड ए सिग्निफिकेंट लैक ऑफ एम्फेसिस ऑन करेक्टिव मेजर्स। मींस जो उनके करेक्टिव मेजर्स जो है वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं किए जा रहे हैं, उसमें कुछ कमियां पाई गई हैं जो प्रिजन्स एक्ट 1894 है उसके लिए जो है ये, उसीलिए जो है ये क्या किया गया है, कुछ मॉडल्स बनाए हैं, जो 2023 में बनाए हैं, इसीलिए जो है ये न्यूज में है। उसके बाद देखते हैं और नेक्स्ट पॉइंट ये जो आपका देखते हैं इसमें क्या कहा गया है उसको हम बताते हैं कि इट डायरेक्टेड द ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू रिव्यू द लॉज। मींस जो एग्जिस्टिंग लॉज है ये आपका लॉ 1894 उसको क्या किया जाए कि रिव्यू किया जाए और उसमें कोई जो है सुधार किया जाए, वही जो है एक ड्राफ्ट बनाया जाए विच कल्मिनेटेड इन द मॉडल एक्ट 2023 में जो मॉडल होगा उसमें जो है जो कमियां दिखाई दे रही हैं उसमें सुधार किया जाए, वही कहा गया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया इसके बारे में उसको देखते हैं कि एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजन्स एंड पर्सन्स डिटेन्ड देयर इन फॉल अंडर द स्टेट लिस्ट। मीन्स जो प्रिजन है यानी कि जो जेल्स हैं और जो प्रिजनर्स हैं वो किस में आते हैं, वो स्टेट लिस्ट में आते हैं। ये बता रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है। उसके बाद दिस मीन्स दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिजन मैनेजमेंट and administration solely rests with the state government, which alone is competent to make appropriate legislative provisions in this regard. मीन्स सेकेंड पॉइंट इसमें कह रहा है कि क्या होता है कि जो प्रिजन्स हैं वो स्टेट लिस्ट का कंसर्न है, इसलिए जो भी मैनेजमेंट किया जाएगा, जो भी सुधार किए जाएंगे, बदलाव किए जाएंगे, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनमें जो भी प्रोविजंस लाए जाएंगे वो कौन लाएगा, वो स्टेट गवर्नमेंट लाएंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट कर रहा है कि दस द मॉडल एक्ट में सर्व एज ए गाइडिंग डॉक्यूमेंट फॉर द स्टेट्स सो दैट दे में बेनिफिट फ्रॉम इट्स एडॉप्शन इन देयर जुरिडिक्शन। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि जैसे कि अभी क्या था कि जो एक्ट था वो 1894 का जो था वो कुछ डायरेक्शन देता था, डायरेक्शन में से जैसे कि इसमें कुछ लिखा गया है तो उसको फॉलो करके स्टेट जो है अपना जो है काम करती थी, तो उसी को जो है सिद्धार्थ अभी जो कंसर्न किया गया है एमएचए द्वारा, वो अब जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे 2023 का, तो उसमें जो डायरेक्शन देंगे उनके हिसाब से जो है स्टेट जो है वो इसको प्रिजन्स को जो है चलाएंगे, ये कह रहा है थर्ड पॉइंट। उसके बाद नीड फॉर रिफॉर्म द एक्ट, तो नीड फॉर ये जो नीड है वो आपका क्या है, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि क्यों नीड होनी चाहिए, नीड मीन्स रिफॉर्म क्यों होना चाहिए। तो हमको पता है कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो इसमें जनरल आप लिख सकते हैं जैसे कि रिफॉर्म क्यों होता है, रिफॉर्म क्यों होता है, तो जैसे कि हमको पता है कि समय के साथ बदलाव होना जो है यह प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम है। तो उसी प्रकार से वह जो पहले का था, पहले कुछ सिचुएशन अलग थे, क्राइम रेट उतने ज्यादा नहीं थे और उतने समय के लिए वह जो एक्ट बनाया गया था वो सही था, लेकिन इतने समय जो है क्राइम रेट्स भी बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है और जो है डेमोग्राफी बढ़ रही है, उसके बाद जो है इकोनॉमिक कंडीशन भी जो है बढ़ रहे हैं। तो कहीं भी जब डेवलपमेंट होता है तो डेवलपमेंट के साथ साथ क्या होता है कि कहीं भी क्या होगी, अच्छाई भी होंगी और भी क्या गुड भी होंगे और कुछ भी बैड भी होंगे। तो इसीलिए जो है क्या होना है कि रिफॉर्म होना जरूरी है। तो ये वाई नीड्स दिया गया है, इसके बारे में आप जनरल आंसर लिख सकते हैं और आपको ज़्यादा मीन्स अगर इम्प्रूवमेंट करना है क्वेश्चन में तो कुछ जो है इसमें एग्जांपल पुट कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट proposals are included under Model Prisons Act
2023। तो इसको और इनहेंस करने के लिए आप जो है 2023 में जो अच्छे प्रोविजंस लाए गए हैं उनको एग्जाम्पल में पुट कर दीजिए, और जो 1894 में दिए गए हैं उनको बैलेंस करके आप जो है बता दीजिए कि ये जो थे उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थे, जिसकी वजह से जो है हमको जो है ये रिफॉर्म करना जरूरी है। तो ये इसलिए जो है दिया गया है। उसके बाद आपका दिया है अदर इश्यूज फेस्ड बाय टीचर्स में, जो टीचर्स होते हैं और उनके जो इश्यूज होते हैं उसके बारे में दिया गया है। तो भी आपका मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो इसमें कुछ डाटा दिया गया है, डाटा रिमेंबर कर लीजिएगा, जैसे कि हाई अंडर ट्रायल्स रीजन स्टेटिस्टिक्स ऑफ इंडिया 2021 शो दैट मोर देन 77% ऑफ जेल इनमेट्स आर अंडर ट्रायल्स। तो जैसा कि हमको पता है कि इंडिया में क्या है कि थोड़ा जो केस है वो बहुत डिले हो जाती है और समय पर जस्टिस नहीं मिल पाता है लोगों को, तो यह एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और 77% ऑफ जेल इनमेट्स आर अंडर ट्रायल, और बहुत जो 77% जो है वो जेल में रहेंगे, और जो कह रहा है कि और अंडर ट्रायल उनका केसेस जो है अभी चल ही रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इसको देख सकते हैं। हाई ऑक्यूपेंसी रेट ऑफ प्रिजन्स, उसके बाद डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग बेल, मीन्स जो बेल नहीं पा पाते हैं, जैसे कि जो पुअर है उनको जो है वो बेल पाने में उनको और जो है करप्शन से जूझना पड़ता है, और बहुत सारे चैलेंजेस जो है लाइफ में आते हैं उनको। तो ये सब आप लिख सकते हैं। वैकेंसी इन प्रिजन ऑफिशियल्स, तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं, आप जो है देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं और कुछ सजेशंस जो है रिफॉर्म के बारे में जो प्रिजन्स के दिया गया है उसको थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हैज आउटलाइंड 3 ब्रॉड प्रिंसिपल्स, जो है 3 बहुत बड़े बड़े प्रिंसिपल्स जो है दिए गए हैं, जैसे कि रिगार्डिंग इम्प्रिजनमेंट एंड कस्टडी विच शैल बी फॉलोड। जो फर्स्ट इसका प्रोविजन है, फर्स्ट ए पर्सन इन प्रिजन डज नॉट बिकम ए नॉन पर्सन। जैसे कि अगर क्या कह रहा है फर्स्ट पॉइंट आपका कि कोई भी पर्सन है, ठीक, तो वह अगर कोई जाते हैं जेल में, ठीक, तो जैसे कि हमको पता है कि अगर कोई पर्सन जेल में गया है तो वो फिर आएंगे, अगर गांव में आए अगर कोई पर्सन जाता है किसी गांव से जेल में चला जाता है, फिर वह जब गांव में आता है तो उनको एक अलग में जो है तरह से ट्रीट किया जाता है, उनके घर वाले भी अलग तरीके से ट्रीट करेंगे, सोसाइटी अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, जैसे कि वो एक नॉन पर्सन है, ऐसे लगता है कि वो एक व्यक्ति ही नहीं है, ऐसे ट्रीट किया जाता है। तो उसको जो है कंसर्न करने की बात कही गई है, वो फर्स्ट प्रोविजन यही कह रहा है। और सेकंड कह रहा है कि सेकंड ए पर्सन इन प्रिजन इज इंटाइटल्ड टू एन ह्यूमन राइट्स विद इन द लिमिटेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट। और सेकंड जो रिफॉर्म की बात कर रहा है कि जैसे कि कोई प्रिजन जाता है जेल में, तो उनको एक जो है ह्यूमन की तरह ही जो उनको राइट मिले हुए हैं उनके अंदर ही ट्रीट किया जाना चाहिए, ना कि जो है उनको वायलेशन किया जाना चाहिए कि मतलब जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन भी हो जाता है जेल में भी। तो उन जो राइट्स हैं उनको वो राइट को फॉलो किया जाना चाहिए, ये बारे में बात कर रहे हैं। और थर्ड का रहा है आपका कि देयर इज नो ज्यूरिसडिक्शन फॉर एग्रीवेटिंग द सफरिंग ऑलरेडी इनहेरेंट इन द प्रोसेस ऑफ इनकार्सरेशन। मीन्स थर्ड वाला कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति है उसको जो है अंडर ट्रायल ही है, लेकिन उसको जो है क्या हुआ कि जो है प्रिजन दे दिया गया है, तो उसको जो है क्या होता है कि थर्ड कह रहा है, थर्ड वाला कह रहा है आपका कि मतलब अगर कोई प्रिजन है तो अगर वह जो है ऑलरेडी इनहेरेंट इन द प्रोसेस में, अगर वो जो है जेल में सजा काट लिया तो फिर उसको जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। यही सब है, उसको देख सकते हैं सजेशन। उसका नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर न्यूज इन शॉर्ट्स कुछ दिए गए हैं, उसको देखते हैं कि न्यूज इन शॉर्ट्स में छोटे छोटे न्यूज कुछ आए थे, उसको भी देख लेते हैं एक नजर। जैसे कि सबसे पहले आया विप। तो विप होता क्या है उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं कि विप क्या होता है कि रेफर टू द बोथ ए रिटन ऑर्डर, एक रिटन ऑर्डर होता है, ये क्या करता है कि डायरेक्शन देता है किसको, पार्टी को, पार्टी लाइन बोला जाता है। और यह वीपिंग इन ये आया था कहाँ से कि टर्म कहाँ से आया था, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि ये आया था ब्रिटिश से आया था ये टर्म। और सबसे पहले आया था जैसे कि इसमें आया था वीपिंग इन लॉ मेकर्स
टू फॉलो पार्टी लाइन मीन्स जो पार्टी जो है कुछ डायरेक्शन देंगी उसको फॉलो किया जाता है, वही है जो है व्हिप कहलाता है। उसके बाद जो इसमें हुआ क्या, जैसे कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इन शिवसेना केस हुआ था कि रूल दैट द पावर टू अपॉइंट ए व्हिप एंड ए लीडर रेस्ट विद द पॉलिटिकल पार्टी, जो डायरेक्शन देती है पॉलिटिकल पार्टी, ठीक, उसको जो है फॉलो करना होता है, तो उसी को जो है व्हिप कहा जाता है। एंड नॉट द लेजिस्लेटिव पार्टी, और जो लेजिस्लेटिव पार्टी होता है उसका नहीं, बल्कि जो है क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टी का फॉलो किया जाता है एज स्टेटेड इन द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 10th शेड्यूल आपका क्या कहता है, एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ है आपका 10th शेड्यूल। उसके बाद की ऑब्जर्वेशंस क्या है, आप सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या थे, अपॉइंटमेंट ऑफ व्हिप, स्पीकर मस्ट रिकॉग्नाइज द व्हिप एंड लीडर ऑथोराइज्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी, मीन्स जो स्पीकर है वो ऑथोराइज करते हैं कि व्हिप जो है, तो ये देख सकते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ व्हिप क्या होता है कि स्पीकर जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं व्हिप को कि लीडर ऑथोराइज द पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड ऑन द पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन, जो उसकी पार्टी है उसके कॉन्स्टिट्यूशन पे जो है वो बेस होना चाहिए, कंडक्टिंग एंड इंक्वायरी, तो जो है इंक्वायरी करता है। तो व्हिप जो होता क्या है इंडिया में, इसके बारे में जैसे कि डेफिनेशन यहाँ पर दिया गया है, a whip may refer to both a written order to members of a party in the house to abide by certain directions and to a designated official of the party who is authorized to issue such a direction। इस पार्टी क्या होता है कि वो एक व्हिप इशू करती है जिसमें जो है वो डायरेक्शन इशू करते हैं, ठीक, यही बता रहे हैं। उसके बाद जो है सेकंड प्रोविजन इसमें देख सकते हैं दिया गया है कि अलाउिंग द लेजिस्लेटिव विंग टू एक्ट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी, मीन्स ये लेजिस्लेचर को क्या होता है कि वो जो है अलाउ करता है कि वो इंडिपेंडेंटली अपना वर्क कर सके, कि जो है वो फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी कॉन्ट्रेडिक्ट, जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके कॉन्ट्रेडिक्ट से जो है इंडिपेंडेंटली जो है वो वर्क कर सके। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट है स्पीकर टू डिसाइड डिस्क्वालिफिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्या रहा है स्पीकर टू डिसाइड डिस्क्वालिफिकेशन। तो जैसा कि हमने ऊपर ही बताया कि ये एंटी डिफेक्शन लॉ का बात कर रहा है कि जैसे कि व्हिप जो जारी किया जाता है उसको जो है अगर पार्टी फॉलो नहीं करती है तो एंटी डिफेक्शन कर दिया जाता है, जो कि 10th शेड्यूल में दिया गया है। उसके बारे में ऑन दिस ग्राउंड जो है एंटी डिफेक्शन कर दिया जाता है, डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया जाता है, उसके बारे में बात कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका वो आर्टिकल 142, इसके बारे में जो है वो न्यूज में था, उसको देखते हैं कि ये है क्या। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स इट कैन डायरेक्टली ग्रांट डाइवोर्स टू कपल अंडर आर्टिकल 142, तो यह न्यूज में था, इसको देखते हैं कि है क्या कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इट कुड डायरेक्टली ग्रांट डाइवोर्स इन केसेस वेयर मैरिज हैज irretrievably broken down। इसमें जो है बात किया जा रहा है जो डाइवोर्स होता है, डाइवोर्स के बारे में बात किया जा रहा है, जो कि हमको पता है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है HMA हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इसमें जो प्रोविजन है डाइवोर्स के बारे में उसके बारे में बात किया जा रहा है कि यह न्यूज में था। तो जैसे कि एज पर सेक्शन 13B ऑफ HMA मीन्स हिंदू मैरिज एक्ट, आफ्टर फाइलिंग फर्स्ट मोशन सीकिंग डाइवोर्स थ्रू म्यूचुअल कंसेंट, इसमें जो फर्स्ट प्रोविजन कहा जा रहा है जैसे कि एज पर सेक्शन 13B ऑफ HMA मीन्स हिंदू मैरिज एक्ट, आफ्टर फाइलिंग द फर्स्ट मोशन सीकिंग डाइवोर्स थ्रू म्यूचुअल कंसेंट, मीन्स जैसे कि म्यूचुअल कंसेंट में सहमति से जो है डाइवोर्स लेते हैं तो पार्टीज हैव टू वेट फॉर ए मिनिमम ऑफ 6 एंड ए मैक्सिमम ऑफ 18 months बिफोर मूविंग द सेकंड मोशन। तो जैसे कि फर्स्ट मोशन क्या है, कह रहा है कि फर्स्ट मोशन के जरिए बता रहा है कि अगर म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स लेते हैं तो उनको जो है मिनिमम 6 मंथ से जो है 18 मंथ तक का, मैक्सिमम 18 मंथ का क्या होना चाहिए, वेट करना पड़ेगा क्या, सेकंड मोशन के लिए। उसके बाद जो है सेकंड पॉइंट कह रहा है कि हाउ एवर सुप्रीम कोर्ट क्लियरली स्टेटेड दैट ग्रांट ऑफ डाइवोर्स ऑन ग्राउंड ऑफ इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज इज नॉट ए मैटर ऑफ राइट बट ए डिस्क्रिशन। और सेकंड पॉइंट कह रहा है कि जो इररिट्रीवेबलनेस जो होता है कि मान लीजिए पसंद नहीं आया डाइवोर्स ले रहे हैं तो वो ये कोई राइट नहीं है उनका, लेकिन ये कह रहा है कि वो उनका क्या है डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन मीन्स वो उनका विवेकाधीन जो है, विवेक मीन्स उनकी सहमति है वो उस पर जो है निर्भर करता है।
उसके बाद थर्ड पॉइंट कह रहा है कि आर्टिकल 142 प्रोवाइड सुप्रीम कोर्ट पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस बिटवीन पार्टीज वेयर एट टाइम्स लॉ और स्टैट्यूट में नॉट प्रोवाइड ए रेमेडी। 142 कहता है कि जो है ये पावर प्रोवाइड करता है कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, टू डू कंप्लीट जस्टिस, मीन्स दोनों के साथ जो है वो कंप्लीट जस्टिस करेगा, इसके बारे में जो है पावर प्रोवाइड करता है। उसका नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका कह रहा है कि जो आर्टिकल प्रोवाइड कराता है आपका 142 पावर जो प्रोवाइड कराता है वो कुछ जजमेंट हुए थे, उन जजमेंट के बेसिस पर उनको पावर प्रोवाइड कराता है। तो सबसे पहले जो जजमेंट यहाँ पे दिया गया है, प्रेमचंद गर्ग केस 1962 डिमार्केटेड कंट्रोल्स फॉर पावर अंडर आर्टिकल 142। तो जो थोड़ा सा बाउंड्री जो क्रिएट किया गया पावर के लिए वो प्रेमचंद गर्ग केस 1962 के द्वारा, उसके द्वारा कुछ ग्राउंड जो है प्रोवाइड किए गए हैं। सो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो है ये जो कुछ जजमेंट्स थे प्रेमचंद गर्ग केस होगा, ये जो है डिमार्केटेड कंट्रोल्स फॉर पावर अंडर आर्टिकल 142। तो ये क्या किए, वो पावर को डिमार्केशन करते हैं। उसके बाद सेकंड जो जजमेंट था वो यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये एक केस था सुप्रीम कोर्ट इन 1991 while highlighting wide scope of article 142, मींस आर्टिकल 142 जो वो जो है उसमें और जो पावर को वाइडन किया गया वो है इसके तहत किया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था, ये 1998 में हुआ। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसे करके पूछ लेता है कि ये केसेस हैं, ये किससे रिलेटेड हैं, तो ये हमको पता होना चाहिए कि जो है ये हिंदू मैरिज एक्ट से ये रिलेटेड है, HMA हिंदू मैरिज एक्ट से जो है ये रिलेटेड है 1955। इसके बाद जो है ये थर्ड वाला जो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था 1998 का। तो पावर्स अंडर आर्टिकल 142 आर सप्लीमेंट्री एंड कुड नॉट बी यूज्ड टू सप्लीमेंट और ओवरराइड ए सबस्टेंडिंग लॉ। उसके बाद इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी है आर्टिकल 142 के, तो यहाँ पर कुछ क्रिटिसिज्म आर्टिकल 142 के दिए गए हैं, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्रिटिसिज्म जो है, स्वीपिंग नेचर ऑफ दीज पावर्स आर आर्बिट्रेरी एंड अम्बिगुअस। तो जैसा कि इसमें बता रहा है कि जैसा कि अभी डाइवोर्स एक्ट के ही बारे में बताया जा रहा है, तो जैसे कि इसमें HMA मीन्स हिंदू मैरिज एक्ट के द्वारा जो है इसका प्रोविजन है, लेकिन वही जो है मुस्लिम जो होते हैं उसमें क्या होगा कि मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत जो है होगा। तो ये क्या है कि ये आर्बिट्रेरी हो गया, मीन्स हिंदू है तो हिंदू के अकॉर्डिंग और जो मुस्लिम है मुस्लिम के अकॉर्डिंग, तो आर्बिट्रेरी हो गया, ये एक इसका क्रिटिसिज्म हो गया। उसके बाद सेकंड जो क्रिटिसिज्म है वो एब्सेंस ऑफ ए स्टैंडर्ड डेफिनेशन फॉर द टर्म कंप्लीट जस्टिस, मीन्स जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन कोई नहीं है इसका, जो कंप्लीट जस्टिस का कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। उसके बाद थर्ड इसका क्रिटिसिज्म है वायलेशन ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर डॉक्ट्राइन, जो क्या है कि इसमें जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है फॉर मेकिंग एनी लॉज, उससे क्या है ये वायलेशन है। उसके बाद जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि सुप्रीम हाई कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट के अंदर आता है, फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस कोर्ट होता है, उसके बाद सिविल साइड, एंड इसमें फिर फर्दर इसको क्लासिफाइड किया जाता है डिस्ट्रिक्ट सेशन को भी, सिविल साइड एंड क्रिमिनल साइड एंड सबऑर्डिनेट जजेस कोर्ट, उसके बाद चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसके बाद मुंसिफ कोर्ट, उसके बाद जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। तो जैसा कि हमको पता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होता है या फिर जो आपके महात्मा गांधी जी थे, उनका जो है ये क्या था कि उनका एक ड्रीम था कि जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए, या फिर जो पंचायत राज जो आया पेशा जिसको बोला जाता है पंचायत राज एक्सटेंशन, तो ये सब वो जो है उन्हीं का कॉन्सेप्ट था और जो है उन्हीं के तहत जो है इन सबको मॉडिफाई किया गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका है डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी। तो जैसा कि अभी हमने बताया है वो आपका ये डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी का ही ये बात कर रहा है, जैसे कि हाई कोर्ट होता है स्टेट में, उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट सेशंस आते हैं, ये सब आपका डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी का ही बात है। लेकिन जो है ये न्यूज में था इसलिए इसको जानना जरूरी है, तो ये न्यूज में था इसको इसलिए जो है थोड़ा डीप में जानते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट
डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी इंडिपेंडेंस इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। मीन्स जैसे कि हमको पता है कि 1973 में एक केस हुआ था जिसको जो बहुत फेमस केस है वो है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस तो इसमें जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया था। तो इसमें जैसे कि कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो है कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी जो है इंडिपेंडेंस, जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी इंडिपेंडेंस है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट व्हाइल प्रोनाउंसिंग जजमेंट इन ऑल इंडियन जजेज एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, मीन्स एक केस था ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन था और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था। उसमें जो है हाईलाइट की है कि सर्टेन प्रिंसिपल कंसर्निंग जुडिशियरी इंक्लूडिंग, मीन्स जो है उसमें कुछ जो है पॉइंट को हाईलाइट किया गया, उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी, मीन्स जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी है वो इंडिपेंडेंस है इक्वली ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और यह जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जैसे कि हमने बताया। उसके बाद जो है एज इट परफॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट रोल इन अपहोल्डिंग रूल ऑफ लॉ, और जो है एक इम्पोर्टेंट रोल जो है प्ले करता है इन अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ को जो है अपहोल्ड करता है। उसके बाद जो सेकंड इसका पॉइंट है वो जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड एसेस ऑफ जस्टिस इंश्योर्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पार्ट थर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो पार्ट थर्ड है आपका वो आपका डील करता है, किससे डील करता है, पार्ट थर्ड आपका डील करता है वो फंडामेंटल राइट से जो है डील करता है। तो फंडामेंटल राइट में जैसा कि हमको पता है कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, ये सब का बात करता है। उसके बाद रिलीजन के बारे में भी बात करता है। तो इन सब में जो है इक्वालिटी उसको इंश्योर करता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पार्ट थर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इनको इंश्योर करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ पे, पेंशन एंड अदर सर्विसेज कंडीशन बिटवीन डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, हाई कोर्ट्स एंड सर्विसेज एंड सुप्रीम कोर्ट। और जो है ये जो है टर्म्स ऑफ पे जो मीन्स उनको जो है भुगतान किया जाता है, पेंशन हुआ एंड अदर सर्विसेज कंडीशन, उनको जो है ये इनके बारे में भी जो है इंडिपेंडेंस को इंश्योर करता है। सेपरेशन ऑफ पावर, जैसे कि हमने बताया सेपरेशन ऑफ पावर को जो है जैसे कि हाई कोर्ट हो गया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सेपरेशन ऑफ पावर को भी जो है एक दिखाता है डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी जो है। और यह जो है एक यूनिफॉर्मिटी को शो करता है, यूनिफॉर्मिटी इन डिजाइनेशन ऑफ सर्विस कंडीशन। जो सर्विस कंडीशन होता है जैसे कि ग्रास रूट लेवल से जो है यूनिफॉर्मिटी कैसे हो गया, जैसे कि मान लीजिए एक कोई पर्सन है, ठीक, इसके जो है फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है या फिर इसको कोई प्रॉब्लम होता है, तो वह जाके जो है एक ग्रास रूट लेवल पर जो जजमेंट प्राप्त कर सकता है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उसके बाद उसके ऊपर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। इस ग्रास रूट लेवल पर जो है यानी कि ये यूनिफॉर्मिटी को शो करता है, इस ये बता रहे हैं इसमें। उसके बाद ये यहाँ पर दे रहा है कि एज पर कोर्ट रिकॉर्ड ऑन ए सिंगल डे डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी हैंडल नियरली 11 लाख केसेस। तो देख सकते हैं कितनी बड़ी बात जो है, एक पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि जो रिकॉर्ड किया गया है कोर्ट रिकॉर्ड में कि एक सिंगल डे में क्या होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी होता है वो अप्रोक्सीमेटली हैंडल करता है कितना, 11 लाख केसेस। यानी कि अगर हम जो है डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी नहीं रहता तो डायरेक्ट ये किस पे जाता, ये हाई कोर्ट पर बर्डन जाता, जिससे क्या होता कि जजमेंट में भी डिले होता और लोगों को भी प्रॉब्लम होता और क्राइम रेट क्या होता कि इंक्रीज होते जाता। तो इनसे कुछ प्रॉब्लम्स आती, इसलिए जो है ये सेपरेशन हो गया, तो इनसे जो है बहुत ज्यादा जो है राहत हो गई। तो इसी के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद जो है हमने इसको समझाया कि हाई कोर्ट हुआ, उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद इसमें भी दो पार्ट में डिवाइड करता है। सिविल साइड में सिविल मैटर्स देखे जाएंगे, उसके बाद जो है क्रिमिनल साइड में क्रिमिनल मैटर्स देखे जाएंगे। सिविल साइड में मतलब हो गया कि जिसमें जो है फाइन हो गया, टैक्स पे कर दिया गया, ये सब सिविल साइड हो गए। लेकिन जिसमें जो है मान लीजिए किसी को कोई जो है मार दिया या फिर इसमें क्रिमिनल केस में आ जाएगा ये सब, कोई मीन्स किसी का डेथ हो गया, किसी को कोई मार दिया, ये सब जो है ये क्रिमिनल केसेस हो जाएंगे। उसके बाद जो है थर्ड पॉइंट पर जाते हैं। यह कह रहा है आपका रिक्यूजल बाई जजेज। रिक्यूजल मीन्स होता है मुकरना। मुकरना मीन्स क्या होता है कि आपकी बात से कोई पलटना, पलटना या फिर मुकरना। तो मीन्स जो जजेज हैं वो एक अभी केस हुआ था इसीलिए जो है ये रिसेंट जो है ये न्यूज में था, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जजेज रिफ्यूज टू रिक्यूज हिमसेल्फ फ्रॉम हियरिंग ए प्ली, मीन्स जो है एक जो है केस को हियरिंग करने से जो है रिफ्यूज कर दिए थे वो फॉर्मर आईपीएस सर्विस ऑफिसर्स, ठीक। तो इसीलिए जो है यह मैटर थोड़ा हाईलाइटेड था। उसके बाद देखते हैं इसमें हुआ था कि व्हेनेवर देयर इज ए पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट का जो है कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो जो है जज कैन रिक्यूज, रिक्यूज मीन्स वो क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं आप विथड्रॉ फ्रॉम ए केस टू प्रिवेंट द परसेप्शन ऑफ बीइंग बायस्ड, जो है वो क्या हो गया कि कोई केस जो है बायस ना हो जाए, इसलिए जो है ये रिक्यूज किए गए। उसके बाद जो है की प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस रिक्यूजन बाय जजेस, उसके कुछ की पॉइंट्स होते हैं, उसके बारे में देखते हैं कि नेमो जुडेक्स इज ए स्यू कैसुआ दैट इज नो पर्सन शैल बी ए जज इन हिज ओन केस, मीन्स जैसे कि ये कह रहा है कि क्या है कि अगर उनका खुद का केस है तो उसमें वो खुद जज नहीं हो सकते। उसके बाद जो है सेकंड पॉइंट कह रहा है कि जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट आल्सो बी सीन टू बी डन, मीन्स जस्टिस ये नहीं है कि जैसे कि वो हो गया, बट इसको दिखना चाहिए कि हाँ एक्चुअल में ये जस्टिस हुआ है, मीन्स न्याय हुआ है। तो प्रोपाउंडेड इन 1924 इन रेक्स वर्सेस रसेक्स जस्टिस बाय द देन लॉर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंग्लैंड, तो इंग्लैंड में भी एक ऐसे ही केस जो है सामने आया था। तो जैसे कि अगर कोई जज है तो अगर जज हैं और उन्हीं के घर का कोई केस है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जो है इनका जो है जो डिसीजन होगा वो किधर रिफ्लेक्ट करेगा, वो अपने अपने ही फेवर में रिफ्लेक्ट करेगा। इसलिए जो है ऐसा थोड़ा सा जो है ये रिक्यूजल बाय जजेस मीन्स उनको जो है मना कर देना चाहिए कि ऐसे जो है केसेस को वो हैंडल नहीं करेंगे। इनके बारे में थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स हैं। उसके बाद इंडिया हैज नो कोडिफाइड रूल्स गवर्निंग रिक्यूजल्स, जो है ये मना करते हैं, इनके बारे में कोई कोडिफाइड रूल्स नहीं है। डिसीजन टू रिक्यूज टेस्ट सोनली ऑन द कंसाइंस एंड डिस्क्रिशन ऑफ द जजेस, मीन्स ये है जो है जजेज हैं उनके विवेक पर निर्भर करता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट है, इफ ए जज रिक्यूजेज हिमसेल्फ द केस इज लिस्टेड बिफोर द चीफ जस्टिस फॉर अलॉटमेंट ऑफ एन अल्टरनेट बेंच, मीन्स जो है इसके लिए कोई दूसरा बेंच बनाया जाएगा, अगर वो रिक्यूज करते हैं तो उसके बाद जो है केस का हियरिंग किया जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ऑन रिक्यूजल, मीन्स जो मना करते हैं उनके जो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या था, जो अभी न्यूज में था उसको देखते हैं। जैसे कि एक केस हुआ था रंजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987, द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग द लाइक्लीहुड ऑफ बायस इज बेस्ड ऑन द reasonableness of the apprehension pursued by the party involved, मीन्स इसमें क्या हुआ था कि मतलब जो अगर कोई बायस होता है केस, मतलब एक तरफा केस हो जाता है, तो उसके लिए जो है रीजंस कुछ पता होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा जस्टिफाई करने के लिए जो है ये रंजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो है मैटर लिया गया। उसके बाद जो सेकंड केस हुआ था इसमें स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस शिवनंद पाठक 1998, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट डिफाइन किया कि जुडिशियल बायस एज ए प्री कंसीव्ड ओपिनियन टू डिसाइड ए केस और एन इशू इन ए पर्टिकुलर मैनर, मीन्स जो है ये प्री कंसीव्ड मीन्स जैसे कि कोई जजमेंट है वो पहले से ही डिसाइड हो जाए तो वो भी बायस हो जाता है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कह रहा है। उसके बाद जो रिक्यूजल जो मना किए जाते हैं वो दो टाइप के होते हैं, इसको देखते हैं। जैसे कि ये होते हैं या तो ऑटोमेटिक रिक्यूजल मीन्स जज जो है वो खुद मना कर दें, जैसे कि वेयर ए जज हिमसेल्फ विथड्रॉज फ्रॉम द केस, मीन्स अगर उनके घर का केस है तो वो डायरेक्ट मना कर दें कि मतलब ये रिक्यूजल हो गया। या फिर सेकंड होता है कि व्हेन ए पार्टी रेजेज ए प्ली फॉर रिक्यूजल, मीन्स जो अदर पार्टी है वो कहती है कि नहीं ये केस जो है वो बायस हो जाएगा और इसलिए जो है इनको जो है जज के तौर पर कोई और अल्टरनेट जज होना चाहिए। तो ये दो ग्राउंड्स होते हैं। उसके बाद ये देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपका है ई गवर्न स्टेट। ई गवर्न स्टेट मतलब क्या होगा कि डिजिटल जो है वो गवर्नेंस जो है वो डिजिटल बेसिस पर हो। तो इससे हम खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये डिजिटलाइज कहाँ होगा, यहाँ पर होगा क्या, साक्षरता ज्यादा होगा, साक्षरता मीन्स एजुकेशन जो है वो ज्यादा होगा। तो ये वो कौन सा स्टेट है भारत में, वो केरला है। तो केरला हैज बिकम द फर्स्ट फुल ई गवर्न स्टेट इन इंडिया। तो एमसीक्यू में कई बार पूछता है तो केरला ही होगा उसका आंसर, और हम जो है माइंड के बेसिस पे भी लगा सकते हैं कि साक्षरता जहाँ पे होगा वहीं पर जो है ई गवर्नेंस जो है फुल्ली जो है ये जो है अप्लाई होगा, तो इसीलिए ये केरला है। ठीक, उसके बाद सेकंड पॉइंट इसका है इट हैज डिजिटाइज ए रेंज ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज इंश्योरिंग प्रॉम्प्ट एंड ट्रांसपेरेंट डिलीवरी ऑफ इट्स सिटीजन्स। तो जो ई गवर्नेंस से क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और अवेयरनेस भी बढ़ेगा, तो क्राइम रेट क्या होंगे कि डाउन होंगे।
क्राइम रेट डाउन होंगे। इसके बारे में जो है सेकेंड पॉइंट कह रहा है। तो ये लेकिन पॉसिबल कब है, जब साक्षरता बढ़ेगी, तो लिटरेसी रेट भी बढ़ना चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट कह रहा है कि ई गवर्नेंस मीनिंग, जो ई गवर्नेंस का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस इज यूजिंग आईसीटी सच एज वाइड एरिया। मीन्स क्या है कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ई गवर्नेंस का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। इसमें जो है वाइड एरिया नेटवर्क्स, द इंटरनेट एंड मोबाइल कंप्यूटिंग आर द पर्पज ऑफ इनहेंसिंग गवर्नेंस। जो गवर्नेंस है वो जो है उसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी क्यों बढ़ेगी, ये इंटरनेट के माध्यम से हो जाएगा। जैसे कि अभी हमने जो है पिछले साल के करंट अफेयर में पढ़ा था कि क्या हुआ कि कई जगह पे क्या हो रहा है कि जो हियरिंग्स हो रही हैं वो हाई कोर्ट्स में वो क्या हो गए हैं, डिजिटल हो गई हैं। तो डिजिटल होने से क्या हो रहा है कि जो लोग हैं वो लोग भी जो है केसेस को देख सकते हैं, और इसमें क्या मतलब इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है, या फिर जो केस में क्या गड़बड़ी हो रही है वो उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी। इसलिए जो कह रहा है कि जो ई गवर्नेंस है वो थोड़ा सा जो है क्या इनहेंसिंग द गवर्नेंस, जो गवर्नेंस है तो उसमें थोड़ा सा इनहेंस कर रहे हैं। उसके बाद इनिशिएटिव ऑफ केरला, इनिशिएटिव क्या लिया गया केरला के द्वारा, केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट जो है विच हैज मेड इंटरनेट एसेस ए सिटीजन्स राइट। जो लेकिन जो है देखिए अब क्या हुआ कि जो ई गवर्नेंस हो गया, तो ई गवर्नेंस हो गया तो उनके लिए क्या होगा कि इंटरनेट चाहिए। तो इंटरनेट के लिए क्या किया गया कि एक प्रोजेक्ट लाया गया, केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट, जो क्या किया कि मीन सिटीजन्स को क्या किया कि ये इंटरनेट प्रोवाइड किया। उसके बाद एक नया जो इनिशिएटिव लिया गया ई सेवानम। ई सेवानम क्या है कि ए सिंगल पोर्टल फॉर 900 पब्लिक सर्विसेज टू तालुक लेवल ऑफिसर्स। तो इससे मीन्स अगर किसी को क्या करना है कि कोई प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पर केस फाइल कर सकते हैं। इसके लिए जो है कुछ ई सेवानम पोर्टल्स बनाए गए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आपका है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। यह भी न्यूज में था क्योंकि जो है इसके लिए कुछ इंडेक्स निकाला गया, मीन्स डाटा निकाला गया, इसलिए थोड़ा न्यूज में था। तो इसमें देखते हैं जो इंडिया में इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है। इंडिया वाज रैंक्ड 161 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इंडिया का जो प्रेस का फ्रीडम है वो मतलब कितना इसका अभी जो है रैंक जो है वो कितना नीचे है। उसके बाद नॉर्वे, आयरलैंड एंड डेनमार्क ऑक्युपाइज द टॉप 3 पोजीशन। जो नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क है वो ये इसमें क्या हुए हैं कि टॉप पोजीशन पर है। उसके बाद देख सकते हैं कि मीन्स कितना फ्रीडम है भारत में प्रेस का। उसके बाद सेकंड पॉइंट है इट इज रिलीज्ड बाय पेरिस बेस्ड रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ऑन वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग एनजीओज इन डिफेंस एंड प्रोमोटिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। जो यह रिलीज किया गया वह पेरिस के बेस्ड रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स जो है ये पेरिस के जो रिपोर्टर्स थे उनके द्वारा जो है वो रिपोर्ट जो है वो जारी किया गया। जो एनजीओ डिफेंस एंड प्रोमोटिंग फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, जो एनजीओ के माध्यम से जो है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन का जो होता है उसके माध्यम से जो है ये डाटा रिलीज किया गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इट इज पब्लिश्ड ऑन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई। तो यह डाटा कब पब्लिश किया गया, ये 3 मई को जो है पब्लिश किया गया। और ये 3 मई क्या होता है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे होता है, इसलिए जो है ये डाटा रिलीज किया गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इवेल्युएशन इज डन यूजिंग 5 कॉन्टेक्सचुअल इंडिकेटर्स। तो जैसे कि हमको पता है कि कोई भी इंडेक्स अगर निकाला जाता है तो उसके कुछ जो है वो क्या होते हैं कि कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस का जो इंडिकेटर्स है उस इसमें दिया गया है। तो कई बार पूछ लेता है कि इसमें इंडिकेटर्स क्या थे। तो इसमें इंडिकेटर्स है पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, लीगल फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट एंड सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड सेफ्टी। तो ये सब 5 बेसिस थे, फैक्टर्स थे, इंडिकेटर्स थे जिनको जो है बेस बनाकर यह रिपोर्ट निकाला गया। नेक्स्ट देखते हैं, यह है आपका इंटरनेट शटडाउन। तो जैसा कि हमने कभी कभी देखा होगा कि किसी किसी स्टेट में क्या होता है कि इंटरनेट को क्या किया जाता है, शटडाउन कर दिया जाता है। जैसे कि अगर इंटरनल सिक्योरिटी की बात आ जाती है तो उसमें क्या होता है कि नेट को कट कर दिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं इंटरनेट शटडाउन। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या जो है इशू है, क्यों आखिर में जो है ये न्यूज में था। देखते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट हैज इशूड नोटिस। सुप्रीम कोर्ट एक नोटिस इशू किया सीकिंग द कंप्लायंस ऑफ द गवर्नमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इट्स जजमेंट इन अनुराधा वैसिल्स केस।
जो है एक केस हुआ था, अनुराधा अनुराधा बेसिन्स केस 2020। द सस्पेंशन ऑफ मोबाइल, लैंडलाइन एंड इंटरनेट सर्विसेज इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर at the time of the revocation of Article 370 along with the restrictions on movement in certain areas was challenged। मीन्स ये कह रहा है कि जैसे कि इनको पता है कि ये है आपका जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में जब आर्टिकल 370 का जो है एब्रोगेशन किया जा रहा था, मीन्स इसको हटाया जा रहा था, तो जम्मू कश्मीर में क्या हुआ कि इंटरनेट को शट डाउन कर दिया गया। तो इंटरनेट को शट डाउन कर दिया गया क्योंकि यह जो है अगर इंटरनेट रहता है तो क्या होता है कि यहाँ पर जो है इंटरनल सिक्योरिटी जो है उसको जो है क्या अनस्टेबल मीन्स डिस्टर्ब किया जा सकता था, जो है इसलिए इसको जो है शट डाउन कर दिया गया। उसी में एक केस आता है अनुराधा बेसिन्स केस 2020। तो कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन क्लियर जो पूछ लेता है कि जो अनुराधा बेसिन्स केस है वो किससे रिलेटेड है, तो ये हमको पता होना चाहिए कि इंटरनेट शट डाउन जो हुआ था उससे रिलेटेड है, तो इसी के बारे में ये बात कर रहे हैं। उसके बाद इसके की गाइडलाइंस हैं कि मतलब कब जो है ये इस केस में जो है की गाइडलाइंस कुछ आए थे, उसको देखते हैं कि एन ऑर्डर सस्पेंडिंग इंटरनेट सर्विसेज indefinitely is impermissible under the temporary suspension of telecom services public emergency or public services rule 2017। तो यह जो रूल्स में है 2017 के, जैसे कि ऑर्डर सस्पेंडिंग इंटरनेट सर्विसेज इंडेफिनेटली इज इम्परमिसिबल अंडर द टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सर्विसेज रूल, जो है ये जो है इस एक्ट में जो है लिखा है कि मतलब इम्परमिसिबल है, जो इसको परमिशन नहीं दिया जा सकता। उसका सेकंड पॉइंट कर रहा है कि सस्पेंशन कैन बी यूटिलाइज फॉर टेम्परेरी ड्यूरेशन ओनली, जो सस्पेंशन है वो टेम्परेरी ड्यूरेशन के लिए यूटिलाइज होगा। और नेक्स्ट पॉइंट जो है ये इसमें आया था कि एनी ऑर्डर सस्पेंडिंग द इंटरनेट इशू, मीन्स एनी ऑर्डर जो है वो सस्पेंड करते हैं जब इंटरनेट को, तो जो है सस्पेंशन रूल्स मस्ट एडहेयर टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, मीन्स प्रोपोर्शनैलिटी पे बेसिस होगा एंड नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द नेसेसरी ड्यूरेशन, मीन्स जो नेसेसरी ड्यूरेशन के जो है ये बियॉन्ड नहीं जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि एनी ऑर्डर सस्पेंडिंग द इंटरनेट अंडर द सस्पेंशन रूल्स इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, और जो है एनी जो है ऑर्डर जो होता है सस्पेंड का वो इंटरनेट अंडर सस्पेंडर रूल्स वो कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू के लिए जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि द कोर्ट हैड आल्सो डिक्लेयर्ड दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है एज वेल एज फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स थ्रू इंटरनेट आर कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड राइट्स अंडर आर्टिकल 19(1)(a) एंड 19(1)(g। तो इसका भी वायलेशन हो जाता है अगर बंद होता है, तो इसके बारे में भी प्रोविजन जो है कंसर्न किया गया। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, अब देखते हैं कि जो ये इंटरनेट शटडाउन होता है उसके रिलेटेड जो प्रोविजंस इंडिया में क्या है उसको देखते हैं। करेंटली सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज इंक्लूडिंग इंटरनेट शटडाउन इज गवर्न्ड बाय टेम्परेरी सस्पेंशन। तो जैसे कि ऊपर भी हमने देखा कि ये टेम्परेरी बेसिस पर है, और ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2070। तो जो पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी रूल्स है 2070 उसके अंदर जो है ये थोड़ा सा जो है सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन जो है ये टेम्परेरी पीरियड के लिए है। एंड नोटिफाइड अंडर इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट 1885, यानी कि इसको जो है थोड़ा सा जो अथॉरिटी मिली है वो कहाँ से, टेलीग्राफिक एक्ट 1885 के द्वारा, यानी कि ब्रिटिशर्स के रूल से ही ये चली आ रही है। उसके बाद 2017 rules provide for temporary shutdown of telecom services in a region on grounds of public emergency up to 15 days at once। मीन्स एक बार में ये 15 दिन से ज्यादा जो है इसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये है नार्को एनालिसिस टेस्ट जो है वो रिसेंटली जो है न्यूज में था, तो इसको देखते हैं कि क्यों न्यूज में था। तो ये नार्को एनालिसिस टेस्ट जो है ये न्यूज में क्यों था, नार्को एनालिसिस टेस्ट ये न्यूज में इसलिए था, जैसा कि अभी हमने देखा था कि दिल्ली में क्या हुआ कि कुछ रेसलर्स थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, have asked for undergoing narco test provided it is monitored by Supreme Court। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसमें कुछ बोला था, इसीलिए जो है ये थोड़ा सा जो है न्यूज में था। तो नार्को टेस्ट के लिए जैसे कि हमको पता है कि दिल्ली में प्रोटेस्ट किया जा रहा था रेसलर के द्वारा,
कि जो है उनके ऊपर जो है क्या सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, और जो है ये सब कुछ प्रॉब्लम्स आए थे। तो जो है यहाँ पर देखे थे कि मतलब जो यहाँ पे स्टडी करने वाले यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं वो सब भी थोड़ा सा सपोर्ट किए थे। तो ये सब देखने को मिलता है, तो इसीलिए थोड़ा सा एनालिसिस है जो है ये थोड़ा न्यूज में था। और यहाँ पर देखते हैं कि क्यों न्यूज में था। एज पार्ट ऑफ द नार्को टेस्ट, सोडियम पेंटोथल आल्सो कॉल्ड ट्रूथ सीरम भी इसको बोला जाता है, इज इंजेक्टेड इनटू ए पर्सन। तो इसको इंजेक्ट किया जाता है एक पर्सन को, और डूइंग दिस लोअर्स ए पर्सन सेल्फ कॉन्शियसनेस। जो सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है उसको जो है ये क्या करता है कि वो लोअर कर देता है, देयर बाय अलाउइंग देम टू स्पीक विदाउट इनहिबिशन। और जो वो ट्रूथ है वो सामने लाया जा सकता है उससे पूछकर, क्योंकि जो वो सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है वो उसको लूज कर देता है। जब सोडियम पेंटोनॉल एथेनॉल का जो है इसी को जो है ट्रूथ सीरम भी बोला जाता है, जब इंजेक्ट किया जाता है किसी के बॉडी में, तो वो जो कॉन्शियस माइंड होता है वो उतने समय के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है। और उतने समय पे अगर किसी को पूछा जाता है तो वहाँ पे ज्यादातर चांसेस होती है कि वो जो है ट्रूथ बोलेगा। दिस टेस्ट इज परफॉर्म अंडर द गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ ए साइकोलॉजिस्ट। और ये जो टेस्ट होता है वह जो है गाइडेंस के में होता है, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके गाइडेंस में होता है। एंड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी होते हैं, और ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट, और फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी होते हैं, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे, मीन्स अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है, इसलिए फाइनल अकाउंटेबिलिटी के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है जो वो सुप्रीम कोर्ट एक केस हुआ था उसमें जो है एक डिसीजन लाया गया था, इसलिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट इन सेल्वी एंड ओआरएस वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड ऑनर 2010 में एक केस हुआ था। जो है इसमें एक डिसीजन दिया गया था कि जो है जो ये नार्को एनालिसिस होता है, ब्रेन मैपिंग, नार्को एनालिसिस एंड ब्रेन मैपिंग एंड पॉलीग्राफ टेस्ट कैन नॉट बी कंडक्टेड ऑन एनी पर्सन विदाउट हिज और हर कंसेंट। मीन्स विदाउट उनके कंसेंट के द्वारा जो है ये नार्को टेस्ट नहीं किया जा सकता। तो यह जो है कभी कभी एमसीक्यू के माध्यम से भी पूछ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, और यहाँ पर देखते हैं कि जो जजमेंट दिया गया था नार्को टेस्ट में वो किस बेसिस पर दिया गया था और किसको जो है ध्यान में रखते हुए दिया गया था। जैसे कि देख सकते हैं द जजमेंट वाज गिवन टेकिंग व्यू ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। और ये फंडामेंटल राइट्स को जो है ये ध्यान में रखते हुए जो है जजमेंट दिया गया था। जैसे कि आर्टिकल 23 कहता है कि आर्टिकल 20 क्लास 3 कहता है कि राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन इनोमरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस shall be compelled to be a witness against himself herself। तो जो है कोई भी पर्सन खुद ही जो है विटनेस नहीं हो सकता। उसके बाद आर्टिकल 21 कहता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को भी ध्यान में रखते हुए हैज बीन जुडिशियली एक्सपेंडेड टू इंक्लूड इन ए राइट अगेंस्ट क्रूएल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट। जैसे कि अगर जो आर्टिकल 21 है इसको कैसे कंसर्न किया गया, जैसे कि ये कहता है कि जैसे कि नार्को टेस्ट है, तो नार्को टेस्ट जो किया जाता है वो मान लीजिए किसी के डिग्निटी को जो है वायलेट कर रहा है। उसके बाद ये एक क्रूएल ट्रीटमेंट हो गया, इनह्यूमन डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट हो गया। इसीलिए जो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है ये इसके सेफ्टी के लिए कह रहा है कि जैसे कि दोज हु वॉलंटियरी मस्ट हैव एक्सेस to a lawyer and have a physical, emotional and legal implications of the test explained to them by the police and the lawyer। कि जो है ये इन सब के प्रेजेंस में होता है। उसके बाद इसको ये एक प्राइमरी जो है प्राइमरी नहीं माना जाता है, प्राइमरी एविडेंस इन द कोर्ट नहीं होता है। क्यों प्राइमरी नहीं होता है? क्योंकि जो है ये किसी के डिग्निटी के को जो है बताता है, तो ये प्राइमरी एविडेंस नहीं होता है। क्योंकि जो ये जब कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो नार्को एनालिसिस इसके लिए जो है बताता है। तो इसीलिए ये बोला जा रहा है कि नॉट एडमिसिबल एज ए प्राइमरी एविडेंस इन द कोर्ट, कि जो है पहले इसको नहीं जो है एडमिट किया जाता है। उसका नेक्स्ट कहता है कि हाउ एवर एनी इंफॉर्मेशन और मटेरियल दैट इज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ वॉलंटरी एडमिनिस्टर्ड टेस्ट रिजल्ट्स कैन बी एडमिटेड इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 27 ऑफ द एविडेंस एक्ट 1872। तो जो 1872 एक्ट है, एविडेंस एक्ट जो है उसके सेक्शन 27 का जो है इसके जो डिस्कवर किया जाता, अगर कुछ और नया मिलता है तो उसको जो है उसके अकॉर्डिंग जो है कुछ
जो है प्रोविजन देखे जाएंगे या फिर उसके अकॉर्डिंग उनको जो है सजा मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है एक पॉलीग्राफ टेस्ट, इसको देखते हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट देखते हैं होता क्या है। पॉलीग्राफ टेस्ट जो होता है ये देख सकते हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट इज अनदर फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन। यह भी एक साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि नो सब्सटेंस आर इंजेक्टेड इनटू द पर्सन बॉडी। जैसा कि हमने अभी ऊपर वाले में देखा था कि नार्को टेस्ट में क्या होता है कि एक जो है इंजेक्ट किया जाता है, लेकिन इसमें कुछ भी इंजेक्ट नहीं किया जाता है। सेकंड पॉइंट कहता है कि स्टीड इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, ब्रीदिंग, स्वीट ग्लैंड्स एंड ब्लड flow is attached to the person. After this, he would have to answer some questions. इसमें क्या होता है कि उनके जो है मेजर किया जाएगा बीपी को, मीन्स ब्लड प्रेशर को, एंड पल्स रेट को भी चेक किया जाएगा, ब्रीदिंग को जो है चेक किया जाएगा, एंड स्वीट ग्लैंड्स एंड ब्लड फ्लो इन अटैच्ड टू द पर्सन। इन सबको चेक करके जो है उनको जो है क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस रेज किए जाएंगे उनके आंसर्स को जो है पूछा जाएगा। उसके बाद ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता है एक, इसको देखते हैं कि ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता क्या है। तो ब्रेन मैपिंग जो होता है ये द P300 टेस्ट और द ब्रेन मैपिंग टेस्ट, तो इसका एक और नाम होता है P300 टेस्ट। इसी को ही ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी बोला जाता है। इन्वॉल्व्स द मैपिंग ऑफ ब्रेन एक्टिविटी रेदर देन साइकोलॉजिकल बिहेवियर। तो इनको जो है साइकोलॉजिकल बिहेवियर, फिजियोलॉजिकल बिहेवियर को ना देखकर इसमें जो है वो ब्रेन एक्टिविटी को देखकर जो है इनको जो है टेस्ट किया जाता है। जैसे कि इट इज डन इन द सेम मैनर एज द पॉलीग्राफ टेस्ट। जैसे कि पॉलीग्राफ टेस्ट होता है उसमें भी कुछ भी इंजेक्ट नहीं किया जाता है, सेम इसी प्रकार जो है ब्रेन मैपिंग टेस्ट में भी कुछ इंजेक्ट नहीं किया जाता है। ब्रेन मैपिंग में कवर एस्पेक्ट्स ऑफ द फील्ड ऑफ न्यूरो इमेजिंग एज इट प्रोड्यूसेस इमेज ऑफ द ब्रेन that have been enhanced by the result of additional imaging और नॉन इमेजिंग डाटा प्रोसेसिंग और एनालिसिस। तो जैसा कि हमने कभी कभी देखा होगा कि कोई भी विक्टिम होता है तो कभी कभी जो है क्या होता है कि विक्टिम से पूछा जाता है कि उसका फेस कैसा था, तो इन सब का जो होता है वो ब्रेन मैपिंग टेस्ट में ही आ जाएगा। इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है हमने जो है मई मंथ के जो विजन का मैगजीन है उसको कवर किया, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है मई मंथ के ही देखेंगे, मई मंथ का ही जो IR सेक्शन है उसको कवर करेंगे, और ऐसे ही करके जो है पूरे जो मई मंथ में जो भी करंट अफेयर हुए मैगजीन विजन IS के जो भी रिलीज किए गए उनको हम देखेंगे। तो इस तरीके से जो है पूरा जो मैगजीन है उसको करंट अफेयर को कवर करने के लिए जो 2024 में एग्जाम देने हैं, कोई भी एग्जाम जैसे कि UPSC के लिए ये बेसिकली होता है, तो इनको जो है पूरा कवर करने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।